चलो ठीक है, हेडिंग लगाओ, लैटेराइट मिट्टी, और आवाज नहीं आनी चाहिए, लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, चलिए इसे समझिए। अगर मैं बात करता हूँ लैटेराइट मिट्टी की, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ, जो लैटेराइट जो मिट्टी है, ये जो शब्द है ये कहाँ से आया, किस भाषा का शब्द है? किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है बेटा? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में इसका शब्द, इसका जो अर्थ होता है ईंट का निर्माण करना, ईंट का निर्माण करना होता है। क्या होता है बेटा? ईंट का निर्माण करना। अगर मैं लैटेराइट की बात कर लेता हूँ, तो जो लैटेराइट जो आपका जो शब्द आया, ये किस भाषा से आया है? लैटिन भाषा से आया है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है बेटा, वो क्या होता है? ईंट का निर्माण करना। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब इससे हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं बात ये कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, अगर मैं इसकी बात ये करता हूँ कि इसमें आपके एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में लीचिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? लीचिंग प्रोसेस। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? लीचिंग प्रोसेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर मैं बात करता हूँ, हिंदी में बोलते हैं निक्षालन। क्या कहते हैं बेटा? निक्षालन। ये कोई मिट्टी है बेटा, क्या है? मिट्टी। समझ लेना चीजों को। अब इस मिट्टी के अंदर आपकी सिलिका तत्व की क्या होती है बेटा? अधिकता होती है। क्या होती है बेटा? अधिकता। यहाँ तक बस समझते जाइए, बस उसके बाद में हम आगे चीजों को बढ़ाते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, ये आपकी मिट्टी है। ठीक, अब समझिए, लैटेराइट मिट्टी के लिए अगर निर्माण हमें करना है, तो हमारे पास में दो आदर्श कंडीशन होनी चाहिए। एक तो तापमान का होना आवश्यक है, तापमान का होना आवश्यक है, और एक बेटा जो वर्षा है इसका होना आवश्यक है। तापमान कैसा चाहिए? अधिक चाहिए। और जो वर्षा है वो कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं लैटेराइट मिट्टी की बात कर लेता हूँ, तो आप सबसे पहले बताओगे ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट का निर्माण होता है। लैटेराइट मिट्टी का अगर मुझे निर्माण करना है, तो हमारे पास में दो आदर्श कंडीशन चाहिए। एक कंडीशन चाहिए कि तापमान जो हो वो कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। साथ में वर्षा कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। और कितने सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, जब ये कंडीशन आपको मिलेगी, तो ये जो आपके जहाँ पर मैं पूछता हूँ, जब तापमान अधिक होगा और वर्षा होगी तो क्या होगी बेटा? वर्षा आपकी जब अधिक होगी तो आपकी मिट्टी कौन सी बनेगी? लैटेराइट। तो ये जो मिट्टी है, मिट्टी में मैंने बताया एक तत्व होता है जिसका नाम है सिलिका। क्या बताया मैंने? सिलिका। अब जब लगातार यहाँ से आपकी रेनफॉल होगा, क्या होगा बेटा? रेनफॉल। और रेनफॉल जब होगा तो इसमें आपके जो सिलिका तत्व है, कौन सा तत्व बताया मैंने? सिलिका। सिलिका जो तत्व है वो जमीन के नीचे हिस्से में जाकर बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है बेटा? नीचे बैठ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि जो लैटेराइट मिट्टी है, इसके दौरान आपका एक टर्म लीचिंग बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस, और हिंदी में निक्षालन कहते हैं। निक्षालन की प्रक्रिया के दौरान मिट्टी के अंदर पाए जाने वाला सिलिका जो होता है वो अत्यधिक वर्षा के कारण कहाँ बैठ जाता है? नीचे बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को हम निक्षालन कहते हैं। क्या बोलते हैं? निक्षालन या लीचिंग प्रोसेस। समझ में आ गया या नहीं आ गया? ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं? समस्या है ना? ठीक, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो अगर मैं बात करता हूँ, हमारे भारत के अंदर जो वर्षा है वो प्रारंभ कहाँ से होती है? पश्चिमी घाट से होती है। केरल में वर्षा प्रारंभ होती है। तो जब केरल पे आपकी जो वर्षा होगी, अगर मैं यहाँ मैप की बात कर लेता हूँ, ये वाला जो आपका मैप है, तो क्या मैं आपको भी जलवायु पढ़ूंगा। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? जलवायु। तो वहाँ और डिटेल से बताऊंगा। ये हमारे पास में क्या है बेटा? इक्वेटर है ना, ये क्या है आपका? कैंसर है ना, ये क्या है? मकर है ना। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये भारत की स्थिति है, क्योंकि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा अगर मैं बात करता हूँ, जो सूरज है, सूरज कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य क्या करता है बेटा? गति करता है। और हमेशा अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जो सर्वाधिक टेम्परेचर होगा वो कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर होगा। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण भारत के जो नीचे वाला जो दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें आपके क्या रहेगा? टेम्परेचर अधिक रहेगा। और जब टेम्परेचर अधिक रहेगा, तो अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये वाली जो आप एरिया देख पा रहे हो, इधर क्या है बेटा? अरब सागर है। अरब सागर है या नहीं है? अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, क्या है? हिंद महासागर है। इधर बे ऑफ बंगाल है। तो अगर यहाँ पर कर्क रेखा के आसपास वाला जो नीचे वाला एरिया है, टेम्परेचर अधिक रहेगा। टेम्परेचर अधिक रहेगा तो यहाँ क्या
क्या होगा बेटा, बाष्पीकरण होगा, और बाष्पीकरण होगा तो यहाँ वर्षा अधिक होगी, और मानसून जब आता है तो कहाँ आता है बेटा, केरल या मालाबार तट आपसे टकराता है। तो जब वर्षा सर्वाधिक होगी तो सबसे ज्यादा जो वर्षा हो रही वो कहाँ होगी, पश्चिमी घाट में होगी, आया ना। तो अगर मैं मिट्टी का क्षेत्रफल पूछता हूँ कि सबसे ज्यादा आपके लिए कहाँ पाई जाएगी, पश्चिमी घाट। कहाँ बताओगे बेटा, पश्चिमी घाट में। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। कर्नाटक में लिखोगे बेटा, कहाँ बताओगे, कर्नाटक में। उड़ीसा में बताओगे, कहाँ बताओगे बेटा, उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद में क्या बताओगे, तमिलनाडु बताओगे। क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। हेडिंग लगाओ, लिखना प्रारंभ करिए, ठीक। लैटेराइट मिट्टी, लेट ये तो वही ग्राउंड सदावाली बच्चों का यार उस पर ये कंडीशन में वही है 200 बेटा। हाँ, टेम्परेचर आपके जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे, पश्चिमी घाट में सदाबहार पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक कोई भी आपका कॉन्सेप्ट एक जगह अप्लाई नहीं होता, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, लेकिन उसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट होता है उसे हम अप्लाई करते हैं। समझ में आ रही है बात है नहीं आ रही, ठीक है। लैटेराइट मिट्टी लिखेंगे बेटा, लैटेराइट मिट्टी लिखना प्रारंभ करेंगे। लैटेराइट शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। लैटेराइट शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है बेटा, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट निर्माण करना होता है। ईंट निर्माण करना होता है। लैटेराइट मिट्टी बनाने के लिए या बनने के लिए, बनाना नहीं लिखो, लैटेराइट मिट्टी बनने के लिए, लैटेराइट मिट्टी बनने के लिए दो आदर्श कंडीशन की आवश्यकता होती है। दो आदर्श कंडीशन की आवश्यकता होती है। नंबर 1 हाई टेम्परेचर, नंबर 2 हाई या उच्च वर्षा, हाई रेनफॉल, ठीक है। वर्षा बराबर लिख लेना बेटा, कितना लिखोगे, 200 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने लिखा या नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है, ठीक। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई, आया ना, ठीक है। फिर हेडिंग लगा लें बेटा, क्या लगाएंगे बेटा, हेडिंग लगाएं, निच्छालन, निच्छालन या लीचिंग, LETCHING, लीचिंग प्रोसेस, निच्छालन। निच्छालन समझ में आया नहीं आया, ठीक है। लिखेंगे, जब अत्यधिक वर्षा लैटेराइट मिट्टी पर होती है, लैटेराइट मिट्टी पर होती है, लैटेराइट मिट्टी पर होती है, तो मिट्टी में पाए जाने वाला सिलिका तत्व जमीन के तलहटी भाग में बैठ जाता है। जमीन के तलहटी भाग में बैठ जाता है। ऐसी प्रक्रिया को बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या, हमें सुमित नाम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कोशिश किया करिए, जो बताया गया उस पर फोकस किया करिए, है ना, डिस्कस मत किया करिए। मैंने क्या बताया, ऐसी प्रक्रिया को निच्छालन कहते हैं, और निच्छालन में लीचिंग लिख के आता है, क्या लिख के आता है, लीचिंग। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अब मेरी बात को यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अब ये जो आपको ये बात समझ में आई है नहीं है, निच्छालन प्रोसेस है क्या, कितने लोग समझ गए हैं सर। अब आप लोगों को मैं केवल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि मैं इतना डिटेल में यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ, जो केरल वाला जो आपका एरिया है, ये किसके लिए फेमस है, मसालों के लिए फेमस है ना। तो निच्छालन प्रोसेस के बाद में जो मिट्टी का निर्माण होता है, इसमें आपके मसाले की खेती बहुत अच्छी होती है। क्या होती है बेटा, मसाले की खेती। इज दैट क्लियर। तो मसाले के लिए ये आदर्श मिट्टी का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं है, ठीक है, बात क्लियर हो गई, आया ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, क्या पूछ लेता हूँ कि ये जैसे आप लोग कभी चाय बनाते हो, चाय बनाइए, आप लोगों में से बनाइए चाय की,
सबने बनाई होगी हैं। और चाय बनाने के बाद में उसमें चाय पत्ती डालते हैं, नहीं डालते? चलो चाय बनवा ले रहे तुमने। हाँ बताओ, यहाँ से इधर से बताओ, चाय की बात करो, ठीक है? चाय बताओ कैसे बनेगी, बताओ आपकी चाय। अबे रुक जाओ भाई, बिना गैस के चाय बन जाती है? बिना गैस जलाए चाय नहीं बनेगी क्या? चलो चूल्हे। हाँ बताओ, गैस जला लीजिए। बता चाय। हाँ बताओ। हाँ पात्र चाहिए तुम्हें, बहुत बिच्छू पात्र चाहिए होगा। हाँ बताओ। और बता बेटा, बहन पे बेटा है। चलो आप लोग बताओ चाय कैसे बनाई जाती है, एक्सपर्ट। ये वाली चाय कौन सी है? ये भी चाय का कोई टैग है? हाँ बताओ, चाय भी बनाया नहीं? चाय बनाओ और लेके आया करो। किसमें भर के? थर्मस में भर के ले आया करो, यहाँ तक दिया करो, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक, उसे चाय को छोड़ो, चाय किसी और दिन बनवाएंगे, ठीक? अगर जब चाय बनाते हो तो उसमें आप चाय पत्ती वगैरह सारी चीजें डालते हो और उसके बाद उसे आप क्या करते हो? छानते हैं। तो जो वो उसके अंदर चाय पत्ती वगैरह जो भी आप डालते हो, अदरक वगैरह इलायची जो भी डालते हो, वो एक जगह इकट्ठी। नमक है, सब्जी बना रहे हैं, पहले लिए होगा बिल्कुल काली मिर्च। हाँ मसाला चाय नहीं बना रहे, ठीक है? याद रखना। अगर मैं बात करता हूँ जो चाय पत्ती वगैरह जो उसमें आपने जो डाला हुआ था वो आपके छल्ली में बचा हुआ है, आया ना? तो इसी प्रकार जो छिलका है वो कहाँ बैठ जाता है? नीचे बैठ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, क्लियर होगी बात? हाँ या ना? ठीक। अब इसमें आपको लिखने हैं कौन कौन से क्षेत्रफल में हमारे पास में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। पहला लिखेंगे बेटा क्षेत्रफल बराबर पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, शिलोंग का पठार पता है? पूर्वोत्तर भारत है ना, मेघालय वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे आपके सर्वाधिक वर्षा होती है नहीं होती? जहाँ वर्षा होगी वहाँ आपको कैसी मिट्टी मिलेगी? लैटेराइट मिट्टी मिलेगी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, अब लिखेंगे प्रमुख पोषक तत्व। इतना भी बेटा मत समझाओ है कि बार वाला समझ जाए, ठीक है? चलो हमें तक समझाओ, मैं ऐसे समझ जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक, प्रमुख पोषक तत्व लिखो बेटा इसमें लोहा और एल्यूमिनियम। इसका भी रंग कैसा होता है बेटा? लाल होता है, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखिए, है ठीक? बहुत अच्छी बात है। चलिए नाम नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे। लोहा के कारण इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। ठीक है बेटा, हो गया? ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे मिट्टी। लिखेंगे शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। हेडिंग लग गया, ठीक है? इसमें लिख लिए, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, बस समझिए। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से वर्षा क्या होती है बेटा? कम होती है, वहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है बेटा? शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको यहाँ थार का मरुस्थल पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया होगा बेटा? थार का मरुस्थल। अगर मैं किसकी बात कर लेता हूँ बेटा? थार की मरुस्थल की बात करता हूँ तो मैंने इस वाली एरिया में आपको क्या पढ़ाया हुआ है? थार का मरुस्थल। अगर मैं बात कर लेता हूँ ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? अरावली। और अरावली के इस साइड पश्चिमी भाग में एक मरुस्थल पड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? थार का मरुस्थल कहते हैं। हाँ या ना? ठीक है मरुस्थल या नहीं है? कितने राज्यों में फैला हुआ है बेटा? 4 राज्यों में फैला है। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान में है। कहाँ है बेटा? राजस्थान में है, गुजरात के अंदर है, और ये पंजाब में है, हरियाणा में है, थोड़ा सा इधर क्या है बेटा? गुजरात है, इस वाली भाग में। हाँ बेटा भी हम भारत की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है? चलिए अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ पर एक आपकी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? कौन सी बताई थी मैंने? नागा पहाड़ी है। कौन सी बेटा? नागा पहाड़ी।
पहाड़ी की बात कर रहे हैं तो नदी सुनाई दे रहा है। यहाँ इस आपके ध्यान पर एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, लूनी, और एक तट के गढ़ में जाके क्या हो जाती है बेटा, विलुप्त हो जाती है। समझ में आई बात या नहीं है? ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि जो शुष्क और मरुस्थलीय आपकी जो मिट्टी है ये प्रमुखतः भारत के कितने राज्यों में मिलेगी आपको? 4 राज्यों में मिलेगी। और कहाँ मिलेगी बेटा? 7 मरुस्थल में। यहाँ तक बात समझ में आएगा नहीं है? ठीक है, लिखना प्रारंभ करो। ऐसी मिट्टी का निर्माण कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। ऐसी मिट्टी का निर्माण कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है जहां वर्षा का स्तर 70 सेंटीमीटर से कम होता है। कितना होता है बेटा? 70 सेंटीमीटर से कम होता है। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, देखेंगे बेटा प्रमुख क्षेत्रफल। लिखेंगे बेटा इसमें प्रमुख क्षेत्रफल में लिखेंगे। यह 4 राज्यों में पाई जाती है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। इज दैट क्लियर? आया ना? ठीक है, लिखे बेटा प्रमुख फसलें सरसों, मोटे अनाज है। इसी का एनेस्थीसिया लगवा के आते हो ना सुबह हैं? ठीक है, चलो मोटे अनाज में लिखेंगे ब्रैकेट में ज्वार और बाजरा। ठीक है, चलो बेटा ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा वन एवं पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी बेटा? पर्वतीय मिट्टी, हाँ ना बेटा? ठीक है, लिखते रहो, पढ़ते रहो। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है बेटा, लिखो बेटा अब अच्छा मुझे एक बात बताओ आपको, अगर मैंने आपको हेडिंग डलवाई है वन एवं पर्वतीय मिट्टी जो है आपको मैंने हेडिंग लगवाई है। अगर मैं बात कर लेता हूँ, इससे आपका सेंस ये लगा सकते हो कि जो जहाँ पर आपके इस मिट्टी का निर्माण होगा वहाँ पर कैसी कंडीशन चाहिए आपके पास में, बताओ मुझे। एक तो आपके पास वन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए बेटा? पर्वत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्वत। तो ऐसी जो मिट्टी है हमारे पास में, तो वो हमारे किस भाग में पाई जाएगी? पर्वतीय भाग में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? पर्वतीय भाग में। अगर मैं इस बात कर लेता हूँ ये हमारा भारत है, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये भारत है या नहीं है? तो अगर मैं इसमें बात करता हूँ कहाँ कहाँ आपका पर्वतीय एरिया है, तो ये आपका पश्चिमी घाट है। क्या है बेटा? पश्चिमी घाट। ये आपका पूर्वी घाट। कौन सा घाट है बेटा? पूर्वी घाट। अगर मैं बात कर लेता हूँ ये आपका क्या है? शिलोंग का पठार है। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वोत्तर जो भारत है इसमें ये हिमालय का एक्सटेंशन है। किसका बेटा? हिमालय का। और फिर ये वाला जो भाग है आपका, ये क्या है आपका? पर्वतीय एरिया है। तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि ऐसी मिट्टी जो आपके वन और पर्वत पे पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे बेटा? वन एवं पर्वतीय मिट्टी। बात समझ में आई या नहीं आई? अब थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ पर आपका घाट या पर्वत होगा, तो पर्वत की अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये जैसे कोई पर्वत है, क्या बेटा? समझिएगा, ठीक है, समझना जरूरी है, लिखना इतना जरूरी नहीं है। जिससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो मैं प्रमुख आपको 4 ऊपर वाली जो मिट्टियाँ करवा चुका हूँ, क्वेश्चन वहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी, वो मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका कोई पर्वत है, पर्वत के ऊपर मैंने बताया ये क्या बेटा? सन है, हाँ या ना? और जो सन है बेटा ये क्या देगा आपको? टेम्परेचर देगा या नहीं देगा? अभी का सो रहे हो का? दिवाली याद नहीं है? हाँ, देगा या नहीं देगा टेम्परेचर? ठीक है। और आपको मैंने बताया ये अपक्षय करेगा। क्या करेगा बेटा? अपक्षय। इंग्लिश में इसे वेदरिंग है। क्या कहते हैं बेटा? वेदरिंग। अगर मैं बात कर लेता हूँ सन दिन में इसे टेम्परेचर देगा तो ये हीट होगा, रात में ठंडा होगा, धीमे धीमे ये इसमें फोल्ड आने लगेंगे। क्या आने लगेंगे? फोल्ड। और जब फोल्ड आएंगे तो एक निश्चित समय अंतराल बाद, मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड है इसमें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बेहतरीन आपके 3 प्रकार के वो आपको जब नेक्स्ट लेवल की पढ़ेंगे
पढ़ेंगे तो आपको वहाँ बताया जाएगा। जो वेदरिंग है उसे भी अब केवल इतना समझिए, ये जो आपको इसे टेम्परेचर दिया जा रहा है, चट्टान गर्म हो रही है, चट्टान रात में क्या होगी, ठंडी होगी। तो अगर कभी आप लोगों ने एल्युमिनियम वगैरह का वायर वगैरह अगर देखा हो, उसे आप इस तरीके से अगर फोल्ड करते हैं, फोल्ड किया फिर ओपन किया, फोल्ड किया फिर ओपन किया, तो वो एक जगह से जहाँ बार बार आप फोल्ड और ओपन कर रहे होते हैं तो वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद में वहाँ से टूट जाता है। तो ये चट्टाने भी क्या करेंगी बेटा, टूट जाएंगी। बेटा यहाँ देखो जयप्रकाश नारायण, यहाँ देखो ध्यान से, अगर जब ये टूटेगी तो इनका अपक्षय होगा और ये और पास में क्या होगा बेटा, फैल जाएंगे। तो ये जो मिट्टी होगी, मिट्टी के अंदर आपके सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा, फॉरेस्ट होगा। क्या होगा बेटा, फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के साथ में यहाँ क्या मिलेगा बेटा, आपको ये बताओ, फॉरेस्ट अब जब आपको यहाँ पर मिलेगा तो फॉरेस्ट में आप लोगों ने देखा होगा, इकट्ठे चले जाओ बारी बारी जा रहे तुम, दिमाग खराब कर रहे हो क्या हमारा तुम्हें, ठीक है चलो यहाँ ध्यान दो, किसी जाना और कोई जाना है उस किस्मत को तुम लोग में क्या तुम लोग ज्ञान दे रहे हो हैं, ज्ञान की टंकी को कम जलाओ है, ध्यान दो बेटा। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ फॉरेस्ट, जब फॉरेस्ट यहाँ पर किसी प्रकार की आपने देखा होगा पर्वतीय जो एरिया होता है, यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं, आती या नहीं आती है। पता चला कि आपका लैंडस्लाइड कर गया, अर्थक्वेक आ गया या नहीं आ गया। अब जब ऐसी कंडीशन होगी तो फॉरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, दब जाएंगे। तो अगर यहाँ पर फ्लड आ गया, क्या आ गया, फ्लड आ गया, तो यहाँ पर छोटे छोटे जीव भी दबेंगे। हो सकता है कि तुम घूमने जाओ, तुम भी उस लैंडस्लाइड में चले जाओ, वहीं कोई रील बना दे, क्या बना दे बेटा, रील आया ना। तो जब तुम दबोगे तो थोड़े समय के पश्चात में थोड़े थोड़े जो जीव होंगे, ये जीव पेड़ पौधे जब आपके दब जाते हैं और उसके ऊपर आपका फ्लड मतलब पानी होता है, तो उस मिट्टी की परत में ह्यूमरस की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, ह्यूमरस की अधिकता हो जाती है। और इसी ह्यूमरस तत्व को हम जैविक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जैविक तत्व। समझ में आ गया। और ह्यूमरस हमारी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी तत्व होता है। क्या होता है, उपयोगी। तो मिट्टी के जो ऊपर वाली परत होगी, इसमें क्या पाया जाएगा बेटा, ह्यूमरस की अधिकता पाई जाएगी। इज दैट क्लियर, आया ना। इसलिए वन एवं पर्वतीय मिट्टी को ह्यूमरस मिट्टी भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई। इतना ही आपको इसमें लिखना है, तो उसको आज्ञा से आप लोग लिख सकते हैं। अपना विवेक दौड़ा और लिखो, ठीक है। हम नोट लिख पा रहे हैं ना, ठीक है, लिखो बेटा। ऐसी मिट्टी जिसका निर्माण वन एवं पर्वतीय क्षेत्र में होता है, ऐसी मिट्टी जिनका निर्माण वन एवं पर्वतीय क्षेत्र में होता है, उसे हम वन एवं पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। उसे हम वन एवं पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, वन एवं पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ भाई। नई समस्या है ना, ठीक है, लिखेंगे बेटा। इस मिट्टी में जो तुम्हें समझाया गया है, इसे दिमाग में समझा करो है। इस मिट्टी में ह्यूमरस तत्व की अधिकता होती है। इस मिट्टी में ह्यूमरस तत्व की अधिकता होती है, जिसे हम जैविक तत्व भी कहते हैं। जिसे हम जैविक तत्व भी कहते हैं। बेटा एक बार समझाने के बाद में तुम लोग नहीं लिख पाते तो थोड़ा आत्मचिंतन किया करो अपने ऊपर, है ना। तुम्हें समझाया भी जाए, फिर तुम्हें आ और ई में भी डिफरेंशिएशन बताया जाए, फिर तुम कंपटीशन के लिए नहीं बने हो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? चीज़ों को समझा करो बेटा, है। जब तुम्हें समझा रहे तो फिर यही भूल जाते हो कि ह्यूमरस क्या है, तुम बिल्कुल आत्म पता नहीं कहाँ चले जाते हो, आत्मचिंतित हो जाते हो। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? जिस कारण इस मिट्टी का अन्य नाम, जिस कारण इस मिट्टी का अन्य नाम ह्यूमरस मिट्टी भी कहा जाता है। ह्यूमरस मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, लिखेंगे बेटा। प्रमुख क्षेत्रफल, प्रमुख क्षेत्रफल लिखा या नहीं लिखा? लिख लिया, लिखेंगे बेटा। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के बाद लिखेंगे बेटा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत तथा
अन्य पर्वतीय क्षेत्र। मैप है आप लोगों के पास? मैप है? कितने लोगों के पास है? हाँ बताओ, नेक पीछे दियो, नेक पीछे। फिर वो पीछे आगे वाले क्या करेंगे? आगे वाले जाने। हाँ, आप लोगों के पास मैप अगर हो तो उसमें देखिए आपका एक मैप में आपको मिट्टी वाला एरिया मिलेगा, तो वहाँ पर जो मैं एरिया लिख रहा हूँ सारी की सारी एरिया उसमें क्या है आपके कलर से दर्शाए गए होंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए ठीक। अब बेटा हाँ नहीं मिल जाएगा, मिट्टी वाली मैप में जाओ, थीमेटिकल मैप में जाओ। ठीक है बेटा, थीमेटिकल मैप में जाइए, वहाँ मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक। हाँ, अबे जगन्नाथ है ना, मैं ऐसा महसूस आएगा कि जिंदगी के करीब आते आते कितने मौत के करीब आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। है, तुम समझ नहीं रहे मेरी बात को? यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या बनाएंगे, लिखेंगे प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलें, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। मैप में बस ऐसे देख लो। ठीक है, प्रमुख फसलें लिखो बेटा इसमें। चाय कॉफी, चाय कॉफी, मसाले, मसाले फल, मसाले फल। ठीक है भाई, चाय कॉफी मसाले और फल। नेक्स्ट लिखेंगे ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? बहुत अच्छी बात है। चलिए अगर मैं चाय की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ? चाय की। थोड़ा मैं आपसे पूछ लूँ या नहीं पूछूं? ठीक है, अब पूछेंगे आपसे हम। ठीक, ध्यान रखिए बेटा आप लोग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जो ड्राई फ्रूट होते हैं, कौन से फ्रूट पूछा मैंने? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट जो होता है ये आपको मीठा क्यों लगता है? ये बताया आपको, मीठा क्यों लगता है? ठीक है, विचार करिए। ठीक, इसी में मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, किस समुदाय के लोग हैं बेटा? मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो अपना जो शायद रोजा वगैरह जो होता है इसे किससे उपयोग करते हैं? ड्राई फ्रूट में ऐसा खजूर का उपयोग करते हैं। किसकी बात करते हैं? खजूर। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, ग्लूकोज का छोटा वाला यूनिट होता है। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर ग्लूकोज बट नॉट ग्लूकोज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, हाँ या ना? ठीक, चलिए यहाँ तक ध्यान दीजिए। क्या देंगे आप लोग बात में ध्यान? यहाँ ध्यान दें। अगर मैं ड्राई फ्रूट की बात करता हूँ, तो अगर मैं मुस्लिम समुदाय की अगर बात करता हूँ, ये लोग आप लोग देखते होंगे, ये खाड़ी कहाँ है बेटा? खाड़ी जो कंट्री है आपकी, और ये वाला जो आपने देखा हुआ ये वाला रीजन, यहाँ पे आपके पास में मरुस्थल है। क्या बेटा? मरुस्थल। मरुस्थल होगा तो वहाँ पानी की कमी होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? क्लियर बात है। जब पानी की कमी होगी तो ऐसी फसलों के अंदर जो फ्रूट्स होंगे, फ्रूट के अंदर पानी क्या होगा? कम होगा। और जब पानी कम होगा तो उसमें होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक सरल शर्करा है बेटा। कैसी शर्करा है बेटा? सरल शर्करा। ये शर्करा को हम आसानी के साथ पचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी के साथ पचा सकते हैं। ऐसा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो जब आप लोग फास्ट रहते हैं, क्या रहते हैं? फास्ट। तो जब आप फास्ट रहते हैं तो आपने भोजन लिया है? नहीं लिया है, तो आपकी बॉडी के अंदर खाना को पचाने के लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? अब आपका पता चला कि पूरे दिन से क्या हो? फास्ट, और रात में आपको घी पिला दिया जाए, तो घी जो है वो कैसी है आपके? जटिल संरचना है। जटिल संरचना को पचाने के लिए बॉडी में एनर्जी है नहीं, तो फिर तुम्हारा जो मौसम है ना वो कहाँ मिलेगा? है ना? समझ रहे हो नहीं मिल रहा है? हाँ या ना? तो इसलिए जब भी ये लोग रोजा अपना वगैरह जो भी खोलते हैं, तो हम क्या लेते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक सरल शर्करा है और इसमें बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की बॉडी में क्या क्रिएट करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जितने भी आपके मरुस्थलीय एरिया होंगे वहां पर आपके ड्राई फ्रूट्स की क्या होगी बेटा? अधिकता होगी। समझ में आई बात या नहीं है? ठीक है, अभी से हम आगे पढ़ाएंगे, कॉफी भी पढ़ाएंगे और आपको क्या पढ़ाएंगे? कॉफी और चाय पत्ती दोनों ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, अब हमें नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है? ठीक, चलिए हेडिंग लगाएं, लवणीय मृदा। लवणीय एवं क्षारीय मृदा। लवणीय एवं क्षारीय मृदा। लवणीय एवं क्षारीय मृदा।
ठीक, लग गई हेडिंग, आया ना? ठीक है भाई, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएं लवणीय मृदा। क्या लगाएंगे? लवणीय मृदा। तो मत बचाइए भाई, काहे भी तो बचा रहे हैं आप लोग हैं। लवणीय है बेटा, जीभ चला रहे हैं, घी मतलब घी का पढ़ाई वढ़ाई पढ़ाई के लिए कुछ चला रहे हैं, कैमरा ऐसा सब चलता है। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, लवणीय मृदा में आप लोग मुझे ये बताइए कि जो लवणीय मृदा है इसका निर्माण कैसे होता है। पहला क्वेश्चन मुझे आप लोग ये बताएं। लवणीय मृदा बताएं मुझे, लवणीय जो मृदा है इसका निर्माण किस तत्व की अधिकता के कारण होता है बताएं। अगर मैं बात कर लेता हूँ किसकी वजह से बताएंगे आप लोग? NaCl बेटा, सोडियम और पोटेशियम। क्या बताएंगे बेटा? सोडियम और पोटेशियम तत्व की जिस मिट्टी के अंदर अधिकता हो जाती है ऐसी मृदा को हम क्या कहते हैं? लवणीय मृदा कहते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, दूसरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं बात कर लेता हूँ, किसकी बात करूंगा? क्षारीय मृदा की, तो उसे भी हम बाद में डिफाइन करेंगे। पहले लवणीय मृदा पर हम लोग बात करते हैं। हेडिंग लगी लवणीय मृदा, देखना प्रारंभ करेंगे बेटा। ठीक है, चलो पहले देखो इसमें अन्य नाम ऊसर, रेहे या कल्लर। ऊसर, रेहे या कल्लर, रेहे या कल्लर। ठीक है, अन्य नाम आप लोग क्या लिखेंगे बेटा? ऊसर, रेहे या कल्लर। यहाँ तक आप लोगों ने लिख दिया अन्य नाम। लवणीय मृदा के अन्य नाम था, हाँ तुम लोग बोलते रहते हो, ऊसर, रेहे या कल्लर, रेहे या कल्लर। समझ में आ रहा है ना? इसके 3 नाम अन्य हैं। अब अगर मैंने आपसे पूछा लवणीय मृदा का निर्माण कब होता है? जब सोडियम और पोटेशियम की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। चीजों को समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ तक मैं कोशिश करूंगा, आप लोग समझने का प्रयास करिए। ये जैसे आपके पास में कोई मिट्टी है बेटा, क्या है? मिट्टी। इस मिट्टी में लंबे समय तक पानी भरा रहे। क्या भरा रहे बेटा? पानी। जब पानी भरा रहेगा तो इसमें जो पोषक तत्व है वो कहाँ आ जाएंगे बेटा? ऊपर आ जाएंगे, और उस पानी का हो जाएगा बाष्पीकरण। क्या हो जाएगा बेटा? बाष्पीकरण। जो पोषक तत्व है वो कहाँ गए? ऊपर। ऊपर आके इसके ऊपर एक परत जमा देंगे। कैसे जमा देंगे? हाइट परत, जिससे किस तत्व की अधिकता होगी? सोडियम और पोटेशियम की। ऐसी संरचना को हम लवणीय मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लवणीय मृदा। क्लियर हो गया? हाँ या ना? ठीक है, इसके साथ में एक मिट्टी और आप पढ़ते होंगे, भूड़ मिट्टी। कौन सी बेटा? भूड़। 2 खेत हैं, ये एक खेत रहा और एक खेत ये रहा। अगर मैं बात करता हूँ कि इस खेत में अगर आपने पानी लगाया, क्या लगाया बेटा? पानी, और इस खेत में ही आप इस खेत से दूसरे खेत में पानी ले जा रहे हैं, तो इस मिट्टी के ऊपर पोषक तत्व होंगे, और इस मिट्टी के तत्व के ऊपर जो पोषक तत्व होंगे, और बिल्कुल जो बारीक भुरभुरी जो मिट्टी होगी, अगर पानी का फ्लो इस वाले खेत में यहाँ से यहाँ होगा तो भुरभुरी मिट्टी और पोषक तत्व दूसरे खेत में चले जाएंगे, और ये जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी बेटा? धूड़ मिट्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धूड़ मिट्टी। क्लियर हो गए दोनों? ये जो मैंने बताया ये आपको समझ में आ गया? ऊसर, रेहे, कल्लर और लवणीय, इनमें चीजें समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अभी धूड़ की बात करता हूँ, तो धूड़ मिट्टी में क्या बताओगे? एक खेत में अगर आपने पानी लगाया और वो पानी उसमें आपके भरा होगा, और फिर उसी पानी से हम दूसरे खेत में सिंचाई करते हैं, तो उसके मिट्टी के ऊपर पोषक तत्व आए होंगे, और पोषक तत्व जब आएंगे तब एक मिट्टी से दूसरे खेत में आपके जब पानी ट्रांसफर होगा तो आपका वो गति करेगा। तो जो ऊपर बिल्कुल हल्की बारीक जो मृदा होगी, जो उपजाऊ होती है, उसके साथ में पोषक तत्व एक खेत के दूसरे खेत में चले जाते हैं। तो जो पहला वाला जो खेत है ये किसका निर्माण कर देगा? किसका करेगा बेटा? धूड़ खेत का निर्माण कर देगा। इज दैट क्लियर? आया ना? तो लवणीय मिट्टी में क्या बताओगे? लंबे समय तक पानी भरा रहे, और वो पानी क्या हो जाएगा? बाष्पोत्सर्जन। और पानी भरे रहने के कारण इसके अंदर जो पोषक तत्व होंगे वो कहाँ जाएंगे? ऊपर, और ऊपर जब आएंगे तो वो उसका हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन। वो रबड़ है वो कहाँ जम जाएंगे? इस मिट्टी की परत के ऊपर। मतलब मिट्टी की परत के ऊपर आपके पोषक तत्व जम जाएंगे, तो वो किसका रूप ले लेंगे बेटा? सोडियम और पोटेशियम। और ये आगे चल के मृदा कैसे बन जाएगी बेटा? लवणीय मृदा बन जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अगर इस मृदा को हमें ठीक करना हो, क्या करना बेटा? ठीक करना हो, तो अगर हमें इसमें ठीक करना है तो इसमें हम प्रमुख फसल कर सकते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रमुख फसल। अगर मैं बात करता हूँ, अभी इस टाइम आपका कैसा मौसम चल रहा है?
अभी जो पशुओं के चारा बोने का प्रोसेस चल रहा होगा, हाँ या ना, जिसे हम बरसीम गाँव में कहते हैं। क्या कहते हैं? बरसीम जैसी प्रमुख फसल के द्वारा इस मिट्टी को सही कर सकते हैं, धान लगा के सही कर सकते हैं, और गन्ना को लगा के हम क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। दैट क्लियर? हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये तीनों ही आपकी फसलें पूछी गई हैं, समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है। और अगर हम केमिकल रूप से ठीक कर सकते हैं तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? जिप्सम का। इतनी बात सारी की सारी आपके लिए समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, लिखना प्रारंभ करें। ठीक, जैसे फिर मैं और समझाऊंगा, पहले लिखिएगा। आगे लिखेंगे बेटा इसी में, लवणीय मिट्टी में सोडियम तथा पोटेशियम तत्व की अधिकता हो जाती है। लवणीय मिट्टी में सोडियम तथा पोटेशियम, जो बेटा चीजें समझाई जाती है वो डायग्राम बना लिया करो। ठीक है, तुम शक्तिमान नहीं हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो तुम अभी जब तुम्हें समझाते हैं तब तो तुम ऐसे रहते हो। जो डायग्राम बनाया जाता है इसे बना लिया करो, जो आपको आगे चल के आपके लिए उपयोगी रहेगा जब पन्ना पलटो भविष्य में। वैसे तो मुझे आशा है नहीं कि तुम पन्ना पलटो कभी, क्योंकि इसका प्रयोग तुम मूंगफली खाने में या मम्मी आपकी जो होंगी वो टिफिन लगाने में करेंगी बेहतरीन तरीके से। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखा करो। जो मैंने आपको डायग्राम बनाया, ये मिट्टी है आपका है क्षेत्रफल, इसमें अगर लंबे समय तक क्या भरा रहे? पानी का क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। पानी भरे रहने की वजह से इसके जो पोषक तत्व होंगे वो कहाँ जाएंगे? ऊपर। और उसमें प्रमुखता किसकी होगी? सोडियम और पोटेशियम की। वो निर्माण किसका कर देगा बेटा? लवणीय मृदा का। और उसे खत्म करने के लिए हम ये जो प्रमुख फसलें बताई मैंने, फिर हाँ, बरसीम, धान और गन्ना। क्लियर होगी बात? आया ना? और केमिकल तरीके से जिप्सम का प्रयोग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोशिश मेरी ये रहती है अगर आप कंसंट्रेशन होकर सुन रहे हैं तो चीजें यहाँ आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। अगर तुम घर पे लेके जाते हो फिर मामला बहुत गड़बड़ है आपका। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं तो फिर हम भी आपको लिखवा सकते हैं। समझाने का कोई मतलब नहीं है आपको। दूसरे कलर रेही क्या मतलब निकलता है ना? गुड़ खेती क्या है क्या नहीं, गुड़ समझ में आ गया? गुड़ में क्या होगा? एक खेत ये है, खेत में पानी लगाया और उसी खेत से दूसरे खेत में अगर पानी जा रहा है तो उसके जो सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे और बारीक जो मृदा होगी, जो भुरभुरी मृदा होती है, जो उपजाऊ होती है, वो कहाँ चली जाएगी? दूसरे खेत में। अब जो खेत से जो चला गया वो तो वहाँ पर कुछ रहा नहीं है ना, वो जड़ा चमन हो गया, क्या बन जाएगा बेटा? है गुड़ खेती बन जाएगी। समझ में आई बात है नहीं है? ठीक है, चलिए देखते रहिए। क्या आएगा बेटा बताओ? क्या लिखा? ठीक है, देखो प्रमुख क्षेत्रफल, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। आया ना? ठीक है, हो गया? हाँ या ना? दोनों लोग पास कैसे बैठे? हमारे सफर का परीक्षा क्या कर रहे हैं? टेस्ट नहीं कर रहे? बात मत करिए, मैं ये कह रहा हूँ। जो पूछना मुझसे पूछिए। थोड़ा देर बैठ लीजिए ना, थोड़ा समझा करिए। हम आपको कितने प्यार से पढ़ा रहे हैं? एंग्री बर्ड टाइप बना रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? प्यार से पढ़ने थोड़ी देर है। कल सॉरी सर नहीं, ध्यान दो पढ़ाई पे। ठीक है, हाँ आगे लिखो बेटा, हेडिंग लगाओ, फिर आपको बता देते हैं। लिखो बेटा, अम्लीय और क्षारीय मृदा। अम्लीय और क्षारीय मृदा। अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। ठीक है, हाँ या ना? ठीक, चलिए अगर मैं आपकी बात कर लेता हूँ, किसकी बात करता हूँ? क्षारीय मृदा की। ठीक, अगर मैं क्षारीय मृदा की बात कर लेता हूँ तो क्षारीय मृदा के अंदर किस तत्व की अधिकता हो जाती है? कैल्शियम और पोटेशियम की। किसकी हो जाएगी बेटा? कैल्शियम और पोटेशियम की। इसे मैं थोड़ा रफ करता हूँ और इसे हम आपके स्केल पे समझ आते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? अब आ जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आप। अगर मैं बात करता हूँ पीएच वैल्यू, जैसा कुछ आप लोगों ने सुना है पीएच वैल्यू, हाँ या ना? ठीक है, तो कौन सा स्केल होता है? पीएच स्केल होता है। क्या होता है बेटा? पीएच स्केल। पीएच स्केल को बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था? सोरेनसन बेटा। कौन था बेटा? सोरेनसन। ये आपके पास में एक स्केल, क्या है बेटा? स्केल है। चीजों को बेटा समझिए यहाँ पे। और अगर मैं बात करता हूँ, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन महोदय। क्या नाम था बेटा? सोरेनसन महोदय। अगर मैं बात कर लेता हूँ इस पे आपके 0 से लेके कहाँ तक बेटा? 14 तक इसमें आपके क्या दिए होते हैं? डिजिट दिए होते हैं।
0 से लेकर 7 तक। कहाँ बताओ बेटा? 7 तक। ये इसका मिड पॉइंट होता है। और यहाँ पर चीजें क्या होती है बेटा? उदासीन होती है। कैसी होती है बेटा? उदासीन होती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यहाँ तक कोई समस्या हो मुझे बताओ। नहीं समस्या है? जल्दी बताओ, है या नहीं है? समझ में आया नहीं है? आ गया इतना? चलो कोई बात नहीं, आगे देखिए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, अगर वैल्यू प्रारंभ होगी तो कहाँ तक आएगी? 7 तक आएगी। यहाँ देखो बेटा, यहाँ दिखता है यहाँ पे है, ये है आपके 3.5, बीच में आपके यहाँ क्या होगा? क्या होगा बेटा? 10.5 होगा। क्या होगा बेटा? 10.5। अब यहाँ चीजों को समझने का प्रयास करिए। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने दिया पीएच स्केल। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ? क्या होती है बेटा? पोटेंशियल हाइड्रोजन या हाइड्रेट? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यही पूछा गया फुल फॉर्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू, किसकी बात करता हूँ बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक लाई करती है तो इसे हम बोलते हैं अम्लीय। क्या कहते हैं बेटा? अम्लीय कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू 7 से लेकर 14 तक लाई करती है तो इसे क्या बोलते हैं हम? क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्षारीय। अगर मैं बात कर लेता हूँ कि 0 से लेकर 3.5 तक अगर कोई वैल्यू लाई करती है तो इसे बोलते हैं उच्च अम्लीय। क्या कहते हैं बेटा? उच्च अम्लीय कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है? इसे हम कहते हैं निम्न अम्लीय कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न अम्लीय। 3.5 से 7 के बीच में अगर लाई करेगी तो क्या बोलेंगे हम? निम्न अम्लीय। लेकिन इधर मामला उल्टा हो जाता है। 7 से लेकर 10.30 तक अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये क्या होता है आपका? क्या होता है? निम्न क्षारीय। और इसके बाद में ऊपर की तरफ क्या होता है बेटा? उच्च क्षारीय। क्या होता है? उच्च क्षारीय। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? तो मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6 से लेकर 7.5 तक होता है। कहाँ तक होता है बेटा? 7.5 तक। पहली बात क्लियर होगी। मिट्टी का अगर आपसे पीएच वैल्यू पूछा जाए तो आप ये बताओगे या नहीं बताओगे? 6 से लेकर 7.5 तक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं? समस्या है ना? अब अगर मैं बात करता हूँ मिट्टी की जो वैल्यू इधर आपके क्या होगी बेटा? रेक्टिफाई की जाएगी, वो किस अंतर्गत आएगी बेटा? अम्लता के अंदर। और इधर जो मिट्टी की वैल्यू आपकी रेक्टिफाई की जाएगी वो किसमें आएगी? क्षारीय के अंदर। और अभी मैंने आपको बताया कि जो क्षारीय मिट्टी है उसे बनाने के लिए हमारे पास में 2 तत्वों की क्या होती है? आवश्यकता। एक मैंने क्या बताया बेटा? कैल्शियम। और एक क्या बताया है? पोटेशियम। और लवड़िये के लिए मैंने क्या बताया था? लवड़िये के लिए क्या बताया मैंने? लवड़िये के लिए मैंने सोडियम और पोटेशियम बताया। क्या बताया बेटा? सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ से हम रेक्टिफाई ये कर सकते हैं कि अम्लीय मिट्टी कौन सी होगी और आपके क्षारीय मिट्टी कौन सी होगी। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, इस स्केल को आप बना लीजिए और उसमें अम्लीय और क्षारीय को दर्शा लीजिए। फिर उसके बाद में हम आपको पढ़ाते हैं उसमें और क्या आप लिख सकते हैं या नहीं? मन से पढ़िए, जो हम पढ़ा देंगे वो आपके लिए अमर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे नहीं बेटा तो हम घर पे जाके ना तो आपकी तरफ से हम पढ़ सकते हैं और ना आपकी जगह हम एग्जाम दे सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो पढ़ाई पर फोकस करिए। कंटेंट में कई चीज़ें समझ में नहीं आती तो वो 3 बार पूछिए। ठीक है? हाँ बेटा क्या करिए, लेकिन बात मत करिए हैं। हाँ, कुछ ही नहीं मतलब बस 1.5 घंटा तक तो बैठा करो, उसके बाद यहाँ तक बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए ये स्केल बनाओ फिर आगे समझाते हैं। क्या कर दिया? छाप लेना। इधर भी छाप लेना। तो छप गया भाई? नहीं छपा?
गया या नहीं हुआ? ठीक है, चलिए भाई बात को कम करिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक। इधर क्या है, ये अम्लता है ना, इधर क्या बेटा क्षारीय है। अगर मैं बात करता हूँ कि अम्ल के अंदर आपका हाइड्रोजन आयन की क्या होता है बेटा, अधिकता हो जाए तो ऐसी मिट्टी अम्ल का रूप ले लेती है। किसका बेटा? अम्लता का। क्लियर हो गई बात? अगर मैं बात करता हूँ Ca+ किसका बेटा, पोटेशियम की अधिकता हो जाए तो ऐसी मिट्टी किसका रूप ले लेगी बेटा, क्षारीयता का रूप ले लेगी। इज दैट क्लियर? अम्लता को अगर मुझे दूर करना हो तो हम लाइम का प्रयोग करते हैं, एज चूना का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? चूना का प्रयोग करते हैं। और अगर हम किसकी बात करते हैं बेटा, क्षारीय, क्षारीय मृदा में क्या बताओगे बेटा, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक। ध्यान रखिए, अगर अम्लता बढ़ेगी तो H आयन क्या होगा बेटा आपका, बढ़ेगा। और अगर मैं बात कर लेता हूँ आपके कि जब आपकी क्षारीयता बढ़ेगी तो कैल्शियम और पोटेशियम बढ़ेगा। केमिस्ट्री में आपको इसे H आयन को हम बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ Na क्या बेटा, क्षार है, इधर देखिए। अगर मैं बात करता हूँ आपके ये यहाँ पर मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, ये क्या है बेटा, HCl है। क्या बेटा, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको पता है ना क्या होता है? नहीं पता है? सर ये पता पेट में नहीं होता है। पेट में होता है। कहाँ होता है? पेट में। कहाँ होता है बेटा? सील में। HCl जो हम आपका है ये क्या काम करता है? आप लोग जो चिकन वगैरह खाते हो कभी हड्डी वड्डी जाती है अंदर, नहीं जाती है? इसका सबका पाचन कौन करता है? अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, HCl बहुत ही हाईली रिएक्टेंट है या नहीं है? तो इसमें एक क्वेश्चन मुझे आप लोग ये बताइए कि हमारा पेट क्यों नहीं जल रहा है? हमारे पेट में पाया जाता है या नहीं है? आइए सिंपल सी बात है, तो हमारे पेट को क्यों नहीं जला रहा है? पेट खाली ना रहता। पेट खाली ना रहे। पेट खाली रहने का संबंध, अगर पेट खाली रहेगा तब आपका HCl बढ़ता है बेटा, बढ़ता तभी हाँ तभी बढ़ता है। आपको खट्टी डकारें आती है, एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है, समझ आ रहा है नहीं? हाँ तभी जलन पड़ती है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ से छोड़ दीजिए। मैं जो पूछ रहा हूँ, मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो पूछो, तुम्हारा खाली भरा उसे छोड़ दो। अगर मैंने आपसे ये पूछा कि अगर HCl वो हाईली रिएक्टेंट है, अगर यहाँ पर अगर गिर गया ना तो इधर आपका धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा? मतलब मास खत्म हो जाएगा। तो ऐसा पेट में क्यों नहीं हो रहा है बेटा? पैक होता है, जोमेटो सर्विस है। तुम वैज्ञानिक वैज्ञानिक बन जाना बेटा है ना, तो मैं ढूंढूंगा। ठीक है, ध्यान दो। अगर मैं बात करता हूँ ये क्या है बेटा आपका, क्षार है या नहीं है? आया ना, ये क्या है बेटा, अम्ल है। अब इसका जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन आयन को त्याग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? त्याग दिया जाता है। आगे चल के ये क्या बन जाता है? NaCl। ये क्लोरीन है बेटा। क्या है बेटा? क्लोरीन। और क्लोरीन बेदाग कर देती है चीजों को। तो जितने भी आप लोग प्रोडक्ट यूज करते हो कॉस्मेटिक वगैरह, चेहरे पे लगाते होगे ना, फेशियल करवाते हैं ना, एफ फॉर फेशियल। और क्या होता है? D10 है, D10। कभी इनके कंटेंट पढ़े हैं आपने? इसमें क्या होता है? क्लोरीन। और क्लोरीन का काम क्या होता है? जिंदगी जिसकी कलरफुल हो उसे कैसा कर दे बेटा? बेदाग कर दे। तो नमक का आपने कलर देखा है कैसा होता है? बेरंग होता है। और बेरंग किसकी वजह से? क्लोरीन। क्लोरीन को किसी रंगीन फूल पे आप डाल दो तो कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा बेटा, है ना? ठीक है, चलिए ये NCERT वगैरह सब है। तो आज NCERT वाली नहीं है, यहाँ बैठी हुई है। उनका क्या था? क्लास केस क्या था? क्लास है ना, तो उसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा पता नहीं कहाँ से लोग पूछ लेते हैं। उस रेड कलर की वजह से उसे जंगल की आग कहते हैं, बस कुछ नहीं है उसमें। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए। उससे रेड कलर उसका कलर होता है, इसलिए उसे जंगल की आग कहते हैं। ऐसा इसमें क्या था भाई, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये NCERT में नहीं लिखा है, हम तो उस दिन छोड़ दिए खाना कहीं की वो हम बता देंगे, मैंने कहाँ देख के आएंगे हम बता देंगे तुम्हें, और नहीं तो पूछ लेना जब आए। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहाँ से देखा है। ठीक, मुझे पता है आपका कहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? छोड़ दिए हमने, चलो छोड़ो क्या है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या बताया मैंने आपको? ये जो चीजें थी ये समझ में आ गई आपको या नहीं आई? ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? हो गया नोट? तेज तो सांस भी नहीं लेते, तो लगाओ, हेडिंग लगाओ। ठीक, हेडिंग लगा दो बेटा। भारतीय जलवायु, इंडियन क्लाइमेट, टॉपिक इज ओवर। मिट्टी फिनिश हो गई है आपकी।
जितना आपके लिए आवश्यक है लिख भी लिया, कुछ भी कर लिया। यहाँ HIF की अधिकता हो जाती है, इसे कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? चूना का प्रयोग करता है। और यहाँ कैल्शियम और पोटेशियम की चिंता है। बड़ी वाली बैच में क्या करो, यूपीएससी वगैरह वहाँ डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, है ना, वहाँ पढ़ना आराम से, ठीक है। अगले होगा हमसे पढ़ो, हम पढ़ाएंगे तुम्हें। हाँ, यहाँ देखो, ध्यान दो बेटा, मैंने आपको यहाँ क्या बताया, कैल्शियम और पोटेशियम। और जितना आपके लिए आपके जो वनडे एग्जाम्स हैं यहाँ तक, वहाँ के लिए मैं मोर देन सफिशिएंट करवा रहा हूँ, इतना आप लिखते रहिए, ठीक है। चलिए लिख लिया, नई हेडिंग लगाओ, ठीक है। इंडियन क्लाइमेट, भारतीय जलवायु। इसका आंसर बेटा हमने क्या पूछा? भारतीय जलवायु पौधे वाला बता दो, दिए थे। अबे तुम्हें सब पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, अभी वो पढ़ाएंगे आते हैं ना। पेट में आपकी लेयर होती है, 3 लेयर होती है ना, कौन कौन सी होती है? DJI। अबे पगले वो बेटा, तुम्हें जो चीज बता दो, DJI को आपके छोटे आंख कैसे होते हैं, डिजिटल मीडियम है कि DJI, हर जगह तुम्हें डीजे लेके पहुंच जाओ, DJI कुछ भी पढ़ाओ, DJI है। म्यूकस, म्यूकस ये आपने नहीं सुना कुछ भी? हाँ सुना है, उन्हीं में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कि वो आपका बायोलॉजी वगैरह जब पढ़ाएंगे वो इतना आपका पूछना वहाँ पे लेकिन पूछना, यहाँ पर नहीं अभी, ठीक है। ध्यान दो बेटा, आगे हेडिंग लगाओ बेटा, इंडियन क्लाइमेट, भारतीय जलवायु, ठीक। अब आपसे मेरा आग्रह है, आप लोग मुझे ये बताएं कि जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, मानसून क्या होता है? जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है और मानसून क्या होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं ना, पहले चीजें क्लियरिटी तो होनी चाहिए, आया ना, ठीक है। चलो लिखते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सुनाई नहीं देता, ठीक है, लिखे दे रहे हैं। यहाँ ध्यान दो बेटा, यहाँ ध्यान दो। पहला मैंने आपसे पूछा है मौसम क्या है, तुम लोग बात बहुत करते हो। जलवायु, और इसके बाद में मानसून, ठीक है। तीनों में मुझे डिफरेंस बताइए, तभी ये लोग आप लोग पढ़ पाओगे आगे, ठीक है। नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर हम बताते हैं, आप लोग पहले बताइए। सोचिए थोड़ा, इस पर विचार करिए, तभी तो बताते हैं। जब हम कहते हैं विचार करो तो एक दूसरे विचार करते हैं, ठीक है। विचार करने के लिए हमने कहा इस पे करो, तुम लोग आपस में विचार करने लगते हो। चलो बेटा विचार करो, कुछ नहीं आता। अच्छा ये बताओ, भारतीय जलवायु कैसी है बेटा? उष्णकटिबंधीय ऐसे बता रहे जैसे तुम चोरी कर रहे हो, है? चलो ध्यान दो बेटा, पहले हम समझते हैं कि जो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, उसके बाद हम मौसम, जलवायु और मानसून पे आते हैं, ठीक है। कैसे रफ कर दें नहीं कुछ तुम नोट कर लिया, नहीं किया, चलो आधा बच्चे तुम लोग हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मैं बात कर लेता हूँ, हमारे पास में एक ही पृथ्वी है जिसे हम बार बार बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होगी, हम समझने का प्रयास करें। हमारे पास में इसमें आप ये जो मैं रेखा खींच रहा हूँ इसे क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं विषुवत। क्या कहते हैं बेटा? विषुवत रेखा कहते हैं या नहीं कहते हैं? ठीक है। जस्ट इसके ऊपर ये मैं जो रेखा खींच रहा हूँ इसे क्या बोलते हैं बेटा? 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। अगर मैं इसे बोलता हूँ, इसे मैं क्या बोलता हूँ? 23.5 डिग्री साउथ कहते हैं। मकर रेखा है बेटा। कैसी रेखा है? मकर रेखा। यहाँ तक अगर कोई समस्या हो मुझे बताएं, आपको नई समस्या तो हम आगे बढ़ता है। बात हमारी वही पुराने से स्टार्ट होगी। अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि हमारे पास में जो सन है, सन जो रोटेट करता है बेटा, वो किन दो रेखाओं के बीच में रोटेट करता है बेटा? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में क्या करता है बेटा? रोटेट करता है।
अगर जब ये रोटेट करेगा तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो इसका जो मैक्सिमम भाग है वो इस आप विषुवत रेखा पर ही रहेगा। कहाँ रहेगा? वर्ष भर हाईली जो टेम्परेचर है वो कहाँ पर रहेगा बेटा? टेम्परेचर का निर्माण सबसे ज्यादा आपकी विषुवत रेखा पर रहेगा, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई है नहीं है? ठीक है। इसके सामने मैंने एक सन को बनाया। किसे बनाया बेटा? सन। ये सन टेम्परेचर देगा। क्या देगा बेटा? टेम्परेचर। और अगर मैं बात कर लेता हूँ जब ये टेम्परेचर देगा तो मैंने भी आपको बताया कि जो सूरज है, सूरज कर्क और मकर रेखा के बीच में सर्वाधिक समय तक नहीं, हमेशा यहीं रहता है और यहीं रहेगा। तो इस वाले जोन में, पूरे जोन में टेम्परेचर की क्या रहेगी बेटा? अधिकता रहेगी। अगर यहाँ पर अधिकता रहेगी तो मैं अगर बात कर लेता हूँ तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? उष्ण कटिबंध। क्या लिख सकता हूँ बेटा? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या लिख सकता हूँ बेटा? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? क्यों? क्योंकि सन है वो पूरी साल आपके इस वाली एरिया में कैसा रहता है बेटा? लंबवत रहता है, जिस कारण ये वाला जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। और अगर हम भली भांति यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारे भारत की स्थिति है। किसकी स्थिति है? भारत की। तो भारत की जो स्थिति है वो किस क्षेत्र में आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। जिस वजह से भारत की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु हो जाएगी बेटा? उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर आया ना? भारत की जो जलवायु है वो कैसी है बेटा? उष्ण कटिबंधीय। कैसी बेटा? उष्ण कटिबंधीय। अब मैंने आपको समय दिया था किस पे? मानसून पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? मानसून। मानसून से पहले हम लोग जलवायु पढ़ेंगे और जलवायु से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? मौसम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? मौसम। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। चलो मौसम के बारे में बताओ, कुछ तो बताओ। लाल, पीले, हरा, नीला, बता बेटा। दिन प्रतिदिन। हाँ मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा नहीं कि जो मौसम है उसके पीछे कैसी घटना है जिसकी वजह से मौसम का निर्माण हो रहा है। मैंने आपसे ये पूछा मौसम क्या है ना। पहले सुनिए, थोड़ा सा आत्मसात करिए कि सर गुस्सा हो जाएगी। बताओ गुस्सा क्यों हो जाएंगे? ईंट लेके आए हो का? हाँ बताओ बेटा बताओ। बताओ। चलिए बात को समझिए और हम लोग उसे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मौसम की बात समझ, गाने सुने आपने? सही बताओ। है? हाँ अच्छा याद है। कौन सी फिल्म का है? अक्षय कुमार है। और हीरोइन नहीं पता? आँख बंद कर ली का। चलिए समझिए, गाना आपने सुना होगा, उसमें क्या लिखा है? मेरे यार लिखा नहीं है, गाना है। ठीक है, कोई किताब नहीं है ना। कैसे नहीं बदल जाना? मौसम की तरह। ठीक है, हाँ या ना? चीजों को समझिए। ठीक, अगर मैं आपको देखो भौगोलिक जो क्षेत्र है आपका, इसमें बहुत तरीके से परिभाषाएं बना सकता हूँ। ठीक है, बात को समझने का प्रयास करें। हम कहाँ रह रहे हैं? वायुमंडल में रह रहे हैं। रह रहे या नहीं रह रहे? ठीक है, जो स्थल मंडल है, जिसके ऊपर वाला जो एरिया है जिसमें आपके क्या है? क्या बेटा? गैसें है ना। गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मौसम। क्षणिक परिवर्तन का मतलब अगर यहाँ बारिश हो रही है, हो सकता है कि वहाँ आपके आगे 1 किलोमीटर चल के बिल्कुल तेज धूप निकली है ना। 1-2 दिन का मतलब नहीं है। क्षणिक परिवर्तन, इसमें अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें यही परिभाषा है। हम परिभाषा बनाने के लिए हम 10 तरीके से परिभाषा को बता सकते हैं। आपके लिए सिंपलिसिटी की परिभाषा क्या याद रखोगे? वह वायुमंडल के अंतर्गत होने वाले क्षणिक परिवर्तन को क्या बताओगे बेटा? वायुमंडल के अंतर्गत होने वाले क्षणिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मौसम। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? मौसमी संबंधित जो घटनाएं हैं वो हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। कहाँ होती है बेटा? क्षोभ मंडल। जब हम आपको पढ़ाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी तो उसमें आपको हम ये वायुमंडल की परतें पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वायुमंडल। तो इसमें सबसे पहले जो परत है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल। अब बात को फिर से दिमाग से सुनिए, या कि मैं परिभाषा और बनाना चाहूँ तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, पृथ्वी का वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर क्षणिक परिवर्तन के कारण वायुमंडल का निर्माण होता है, ऐसी संगठना या परिकल्पना को हम मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मौसम कहते हैं। अगर इसे मैं और जटिल कर बनाना चाहूँ तो इसमें मैं भौगोलिक कारक लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ बेटा? भौगोलिक कारक। लेकिन बेटा हमेशा याद रखिए,
वायुमंडल का निर्माण करने के लिए हमारे पास में दो चीजें जो है वो आदर्श कंडीशन होती है, बाकी कंडीशन तो बहुत सारी हैं। एक हमारे पास में टेम्परेचर, क्या बताओगे बेटा, टेम्परेचर, और एक वर्षा याद रखोगे बेटा, क्या याद रखोगे बेटा, वर्षा। ये प्रमुख हमारे पास में दो ऐसे कंटेंट हैं जिनके द्वारा हम मौसम, जलवायु और मानसून का निर्माण करते हैं। फीचर बहुत सारे हैं इसके, भौगोलिक कारक हैं ये, क्या बेटा, भौगोलिक कारक। और भौगोलिक कारक मैं आपको बता चुका हूँ, विषुवत रेखा से आपकी अगर स्थिति कहाँ पर है ये भी एक आपका भौगोलिक कारक है। अगर मैं बात करता हूँ समुद्र से आपकी क्या स्थिति है ये भी एक भौगोलिक कारक है। अगर मैं बात करता हूँ आपका वायुमंडलीय दाब क्या है ये भी एक भौगोलिक कारक है। ये सारे के सारे क्या बेटा, भौगोलिक कारक है। अगर मैं आपसे कुल मोटी मोटी बात कहूँ कि ये जो विषुवत रेखा जिन देशों से गुजरती है वहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, अधिक रहेगा। टेम्परेचर अधिक रहेगा तो बाष्पीकरण कैसा होगा, अधिक होगा, और बाष्पीकरण अधिक होगा तो वर्षा अधिक होगी। तो विषुवत रेखा के आसपास पड़ने वाले देशों में वर्षा कैसी होगी, अधिक। जैसे जैसे विषुवत रेखा से हमारी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो भौगोलिक कारक है उनमें भी परिवर्तन आएगा और साथ साथ में वर्षा में परिवर्तन आएगा। इज दैट क्लियर, हाँ या ना? ऐसा कहने का मतलब है कि मौसम में भी परिवर्तन आएगा। किसमें आएगा, मौसम। अगर मौसम में परिवर्तन आएगा तो जलवायु में परिवर्तन आएगा, और जलवायु में परिवर्तन आएगा तो मानसून में परिवर्तन आएगा। इज दैट क्लियर, हाँ या ना? मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो मौसम की परिभाषा क्या बताओगे बेटा, वायुमंडल के अंदर होने वाले क्षणिक या मात्रिक परिवर्तन। क्या बताओगे बेटा, मात्रिक। मात्रिक का मतलब क्या होता है, कम समय। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वायुमंडल के अंतर्गत होने वाले क्षणिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा, मौसम कहते हैं। और ये मौसम की जो घटनाएं हैं वो अगर हम आपको की बताएंगे, जैसे कि आप लोगों को मानसून गया है यहाँ से, तो आपके पुल पे बारिश हो रही है, यहाँ की बारिश नहीं हो रही है, यहाँ धूप है, वहाँ धूप नहीं है, तो ये क्या है बेटा, मौसम है। अगर मैं घर से जैसे सुबह तैयार हुआ और जैसे मैं तैयार हुआ वैसे तेज बारिश आ गई मेरे घर पर, जैसे मैं मानो भुगांव से आया, कहाँ से आया, भुगांव से। ऐसा मानने में क्या जाता है ना, मान लो थोड़ी देर मैंने कहा कि मैं आज कोचिंग नहीं जा पाऊंगा, मैंने फोन किया यहाँ पर सर मैं कोचिंग नहीं आ पाऊंगा। सर क्या कह रहे हैं यहाँ पर बहुत तेज धूप खिली हुई है, क्या बोली है बेटा, धूप। एज अ सिमिलर आपके पास में मौसम परिवर्तन है, क्षणिक घटना है, और पता चला कि जैसे बारिश आपका 10 बजे और वैसे ही वर्षा क्या हो गई, बंद हो गई। तो ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं ये कहाँ हो रही है आपके वायुमंडल में। वायुमंडल में होने वाली क्षणिक घटनाओं को हम क्या कहते हैं बेटा, मौसम कहते हैं। इज दैट क्लियर, हाँ या ना? यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब बात करता हूँ मैं जलवायु की। किसकी बात करता हूँ, जलवायु, हाँ या ना? ठीक है, अगर मैं जलवायु की बात कर लेता हूँ बेटा, आपको बताऊँ मुझे जलवायु क्या होता है, जलवायु क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, बताओ मुझे। किसी देश के मौसम में बदलाव आ जाए तो क्या हो जाएगा, कोशिश करिए, अच्छा से बताइए, थोड़ा से और कोशिश करें। किसी देश के मौसम में बदलाव क्या कहलाता है, जलवायु। कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास करा आपने, कब से बोला, अच्छा हाँ आप लोग बताओ इधर से। टाइम पीरियड होता है, क्या होता है, टाइम पीरियड है, बताओ। कुछ भी भूल गए, ठीक, एक निश्चित समय अंतराल के बाद, वो बताओ। क्लियर दिन होता है, क्लियर दिन होता है, हाँ। और कोई हमें बताओ, हमसे का तुम्हारी दुश्मनी है क्या, इसे लपक के तुम बता रहे हो, हमें सीधा तुम मुंह फेंको हमारे पास तक है, बताओ बताओ बेटा। मन में ही कुछ कर लेते हो, फिर बोलो पास आगे बात करो, बात आगे तुम्हारा जलवायु सुने हैं, यहाँ ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ, भारत की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, भारत की। तो अभी मैंने भारत की जलवायु कैसी बताई, उष्णकटिबंधीय बताई है, कैसी बताई बेटा, उष्णकटिबंधीय। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं है, ठीक है, याद रखिए परिभाषा, वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर भौगोलिक कारकों के कारण, मैंने क्या बताया, वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर भौगोलिक कारकों के कारण 30 से 35 साल के समय के द्वारा निर्मित वायुमंडल को हम जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जलवायु कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने बताया एवरेज जो समय 30 से 35 साल बताया है, कितना बताया बेटा, 30 से 35 साल। परिभाषा क्या बताई मैंने, वह भौगोलिक क्षेत्र, ये कोई ना कोई पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी में से हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत पढ़ रहे हैं। भारत एक भौगोलिक क्षेत्र है या नहीं है? मैंने बताया वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर भौगोलिक कारकों के कारण 30 से 35 साल से निर्मित आपके वायुमंडल या मौसम को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जलवायु। फिर एक बार समझने का प्रयास करेंगे, वह भौगोलिक क्षेत्र
जहां पर भौगोलिक कारकों के कारण 30 से 35 साल में निर्मित मौसम या वायुमंडल को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? सब क्लियर है मास्टर साहब, जब चाहो तब पूछ लो, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो चाहे 1 बजे फोन कर ले, तब भी हम जलवायु बता देंगे। हाँ चलो बताना, परिभाषा क्या बताइए बेटा, बताओ। यहाँ कहाँ देख रहे हो, आपने छाप भी लिया है और इतने को यस सर आई गॉट इट। हाँ भूल हो गया, इसीलिए कहते हो ना जब पढ़ाया जाए तो ध्यान। आप बताओ मैम क्या? इसीलिए हमने क्या कहा, जब हम समझाया करें तो यहाँ ध्यान दें। आपको समझ ना गया? बराबर बात बताओ, सीधा डायरेक्ट 20 का सब मामला छोड़ो, 30 से 35 साल, ठीक है। हाँ 30 से 35 साल को बुढ़ापा कहते हैं। क्या कहते हैं? बुढ़ापा कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, चलिए जलवायु क्लियर हो गया, हाँ या ना? आपको नहीं मैं पूछा, दो लोगों ने कभी पूछा नहीं, नंबर है आप दोनों का। क्लास जिस दिन आपने बंद की और उसके दूसरे दिन नंबर आप ही का, ध्यान रखना। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अब हम बात करते हैं मानसून की। किसकी बात करते हैं बेटा? मानसून की। मानसून की परिभाषा कौन बताएगा? बताओ कौन यूज है इसमें? मानसून बेटा जो समझ के पार हो उसे मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून। ऐसे लगा ऐसा है, जो समझ के पार होते मानसून कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, ऐसी हवाएं जिनमें नमी होती है, क्या होती है बेटा? नमी। ऐसी हवाएं या पवने, ऐसी पवने जिनमें नमी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मानसून कहते हैं। इसकी परिभाषा मैं और बना दे रहा हूँ, ऐसी हवाएं जो ऋतु के कारण, क्या बताओ बेटा? ऐसी हवाएं जिनमें नमी होती है, क्या होती है? नमी, ऋतु के कारण अपनी दिशा में परिवर्तन ले आती हैं। क्या लाती है बेटा? दिशा में परिवर्तन ले आती हैं। ऐसी पवनों को हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मानसून। ऐसा देखो हम समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम लोग पढ़े लिखे ज्यादा हो। मैंने आपको क्या बताया? आपको सिंपल परिभाषा बता सकते हो, ऐसी पवनें जिसमें क्या हो? नमी। नमी होगी तो क्या कराएंगे? वर्षा। तो उसे हम क्या कह देंगे? मानसून। अगर मैं कहूँ ऐसी पवनें जो ऋतु के अनुसार दिशा में परिवर्तन ले आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मानसून। आपको 2-3 परिभाषाएं बता रहे हैं ना। अब तुम्हारे पास कितनी क्षमता है, आधी परिभाषा तैयार कर लो, सीधे डायरेक्ट 30-35 साल याद कर लो, है ना। ये भी एक मॉडिफाइड वर्जन है ना, ठीक है। अब 30-35 साल डायरेक्ट बता के क्लाइमेट खत्म है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है ना, ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए, ये स्मार्ट तरीका है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई? नहीं आई होगी है तो नहीं आई तो फिर आप समझिए मानसून है क्या। मानसून शब्द कहाँ से आया? मौसम। और किस भाषा का है? अरबी भाषा का। ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस शब्द से आया है? मौसम। और किस भाषा से लिया गया? अरबी भाषा का शब्द है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। ये देखिए हमारे पास में क्या है बेटा? प्रायद्वीप भारत है, हाँ या ना? ये कौन सा भारत है? प्रायद्वीप भारत है। इधर बताइए क्या है हमारे पास? अरब सागर है बेटा। क्या है? अरब सागर है। यहाँ क्या बेटा? हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इधर आपका क्या है बेटा? बे ऑफ बंगाल। क्या बेटा? बे ऑफ बंगाल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। इधर भी क्या है आपका? जैसे आप लोग जब कभी भी कहाँ जाते हैं कथा वगैरह सुनने में, या वो क्या होता है दूसरा क्या बोलते हैं जैसे भागवती कथा, भागवत नहीं होती है, हाँ देवी जागर। ध्यान दे बेटा यहाँ पर है, हाँ है ना? ठीक है कोई बात नहीं। सत्संग जैसे कहते हैं, सत्संग है ना। तो वहाँ आपको क्या कहते हैं? दुनिया संसार ही पानी पानी है। तो यहाँ देखने को देख लो क्या है? इधर भी अरब सागर है, यहाँ भी क्या बेटा? हिंद महासागर। इधर भी क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो इधर चारों तरफ आप, तीनों तरफ आप क्या देख पा रहे हैं? पानी। तो मैंने बताया होगा ऐसा भूखंड जिसके तीनों ओर पानी पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारे कौन है? सन जी है। कौन है बेटा? सन जी। सन गुस्से में आए, एंग्री बर्ड हो गए। क्या हो गए बेटा? एंग्री बर्ड हो गए। तो एंग्री बर्ड होंगे तो ये अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे। क्या करेंगे बेटा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे। उधर सब आ जा रही, हाँ सर बिल्कुल है। अगर मैं बात करता हूँ ये टेम्परेचर बढ़ाया है, बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? ठीक है, इतने पे ध्यान दो बेटा। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये वाली जो एरिया है ये कैसी एरिया बेटा? लैंड एरिया है। कैसी एरिया बेटा? लैंड एरिया। अगर मैं बात करता हूँ ये कैसा बेटा? वाटर बॉडी। कैसा बेटा? वाटर एरिया है। कैसा एरिया बेटा? वाटर एरिया।
अगर मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता हूँ, आप लोग मुझे ये बताने का प्रयास करें। मैंने आपको ये भी बताया होगा जो तापमान होता है, तापमान व्युत क्रमानुपाती होता है किसके बेटा? प्रेशर के। किसके बेटा? टेम्परेचर जो होता है वो प्रेशर के क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती है। अगर बेटा प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ तक मेरी बात क्या आप लोगों के दिमाग में इधर पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही? पहुंच गई? इधर पहुंची? सीधा नहीं पहुंचा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये गिरेगा है, इधर इधर में भूल जाओ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, अब मेरी बात को समझिए। ये आपका लैंड जो एरिया है ये सॉलिड है। कैसा बेटा? सॉलिड। ये वाला जो पार्ट है ये कैसा बेटा? लिक्विड है। कैसा बेटा? लिक्विड। अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ ये जो सॉलिड वाली जो एरिया है और ये आपकी लिक्विड एरिया है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि जो ऊर्जा है, किसकी बात करता हूँ? ऊर्जा। ऊर्जा का संचरण दोनों अगर मैं पूछ लेता हूँ किस अवस्था में ज्यादा होगा? ऊर्जा का संचरण जो है वो किस आपके एरिया के अंदर सर्वाधिक होगा? कहाँ होगा बेटा? लैंड एरिया में, क्योंकि ये क्या है? सॉलिड। और ऊर्जा जब फिजिक्स पढ़ोगे तो ऊर्जा या ध्वनि सुना है? ऊर्जा का दूसरा रूप क्या है? ध्वनि है, साउंड है। अगर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे अगर मैं पूछता हूँ ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ठोस में होती है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ? प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात, वैक्यूम में होती है। हाँ या ना? लेकिन जब ये हीट होगा, क्या होगा बेटा? हीट एज अ ऊष्मा के तौर पर जब काम करेगा तो सॉलिड अवस्था में हीट की चाल सर्वाधिक होती है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस में होती है। तो पहले पार्ट कौन सा गर्म होगा? ये गर्म होगा। बाद में कौन होगा? ये गर्म होगा। अगर यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है, क्या बेटा? टेम्परेचर अधिक है, तो यहाँ प्रेशर कैसा होगा बेटा? लो प्रेशर होगा। कैसा होगा? लो प्रेशर। यहाँ टेम्परेचर कैसा है? कम है, तो यहाँ प्रेशर कैसा होगा बेटा? हाई प्रेशर होगा। कैसा होगा बेटा? हाई प्रेशर। और मैंने बताया होगा जो आपकी पवनें होती हैं, क्या होती है बेटा? पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। कहाँ से कहाँ तक? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर बेटा बताओ टेम्परेचर अधिक है, प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर है। हाँ, हमारा पानी गर्म हुआ और ये बाष्पीकरण हुआ। क्या हुआ बेटा? बाष्पीकरण। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? बाष्पीकरण हो रहा है, यहाँ बादल का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा? धीमे धीमे बाष्पीकरण होता रहेगा, ऊपर नमी की जो डेंसिटी है वो बढ़ती रहेगी, और डेंसिटी बढ़ती रहेगी, धीमे धीमे मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा तो वर्षा अधिक होगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रहा? अब यहाँ समझो, पवने बेटा कहाँ से कहाँ जाएंगे बेटा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। कहाँ जाएंगे बेटा? लो प्रेशर। यहाँ हमारे पास में कौन सा तट है? पश्चिमी तट है, हाँ है ना? और यहाँ पर आपका कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम कब होगा? 21 जून को होगा। कब होगा बेटा? 21 जून को। हमारे यहाँ मानसून कब आता है? कब आता है बेटा? जून में आ जाता है, फर्स्ट वीक में। कहाँ टकरा जाता है? केरल वाले भाग में जाता है, दो शाखाओं में, एक बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, ये अंदर चला जाता है, हाँ या ना? ठीक है। और यहाँ जाके हाँ, यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं है? ठीक है, चलो मुझे छोड़ना है यार, मुझे बेटा करना है ना। जैसे मानसून को कहाँ रखो बेटा? यहीं रखो, है ना, साइड में। कहाँ है? किलोमीटर कैसे करते हो? कहाँ जाना तो बता के ना। आप लोग हैं? हाँ, तो तुम समझ गए।